हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक हमारे पास क्या है? एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, इसका जरा सा हमें पढ़ना, वो जरा सा पढ़ना क्या है कि एटॉमिक मास को कोरिलेट करना है कार्बन 12 से, 12 आइसोटोप से, और फाइंड करना है कि किसी भी एटम्स के एलिमेंट्स के एटम का जो मास होता है वो कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात तो ये जान लीजिए स्टूडेंट कि जो हमारे पास किसी भी एटम का मास होता है वो काफ़ी कम वैल्यू होता है, क्योंकि एटम को तो हम देख ही नहीं सकते, उसके बाद भी उसके मास को फाइंड आउट करना, तो आप समझ सकते हैं कितनी इम्पॉसिबल बात हो सकती है। तो क्या करते हैं कि किसी भी एटम का मास हम ऐसे नहीं निकाल सकते, उसको किसी ना किसी से कोरिलेट करके निकालना पड़ेगा, कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। कंपेयर करके निकालने का मतलब, जैसे पहले हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकाला गया था, हाइड्रोजन से कंपेयर करके कैसे निकाला गया मास को, और ऑक्सीजन के साथ और फिर कार्बन के साथ कैसे निकाला, या इसके बारे में थोड़ा सा हम फोकस डालेंगे। साइंटिस्टों ने सोचा कि एटम इतना छोटा होता है, उसका मास निकालना इतना इम्पॉसिबल होता है, तो चलो हम इसको किसी से कंपेयर करके निकालते। तो किसी भी एटम्स का जो मास होता है वो कितना टाइम हैवियर है देन द मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मास से वो कितना गुना भारी है, ये पॉइंट जानने की कोशिश किया, कंपेयर किया, और उन्होंने इस मास को रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से जाना, जिसे आपेक्षिक परमाणु भार के नाम से जाना। ठीक है, तो आपेक्षिक परमाणु भार हमारा होता क्या है? आपेक्षिक परमाणु भार किसी तत्व का, जो हमारे पास किसी एलिमेंट्स का वास्तविक परमाणु भार तथा जिसके कंपेयर में हम निकाल रहे जो मानक पदार्थ है, जिसको हमने माना, उसके वास्तविक परमाणु भार का अनुपात होता है। ठीक है, जैसे इसका एक छोटा सा फार्मूला हमारे पास आता है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ओके, थोड़ा सा लॉन्ग है दोस्तों, इधर से लिख देते हैं डियर स्टूडेंट, इधर से रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू absolute mass of an atom, absolute, sorry spelling में थोड़ा सा, absolute mass of an atom of given substance, absolute mass of an atom of given substance upon में absolute mass of an atom of the standard substance, absolute mass of an atom of standard substance। रिलेटिव एटॉमिक मास को बोलते हैं आपेक्षिक परमाणु भार। क्या बोलते हैं इसको? आपेक्षिक परमाणु भार का नाम देते हैं। हिंदी में अगर देखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपेक्षिक परमाणु भार बराबर रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू, वही एब्सोल्यूट लेते हैं, दिए गए पदार्थ के एक परमाणु का वास्तविक भार। गिवन सब्सटेंस लिया तो दिए गए सब्सटेंस यानी पदार्थ हो गया, तो दिए गए पदार्थ के एक परमाणु का वास्तविक भार, वास्तविक में गलती कर दिया मैंने, वास्तविक भार बटे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सब्सटेंस है वो हमारा क्या है? मानक पदार्थ है। तो मानक पदार्थ के एक परमाणु का वास्तविक भार, मानक पदार्थ के
एक परमाणु का वास्तविक भार। ठीक डियर स्टूडेंट, तो हमेशा हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे। एक्चुअल मास यहाँ से नहीं निकाला जाता रिलेटिव एटॉमिक से। जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कार्बन 12 के लिए, कार्बन 12 के आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, 13 एंड 14। तो कार्बन 12 वाले को स्टैंडर्ड वैल्यू माना गया है और उसकी वैल्यू को 12.00 माना गया। ठीक है, तो ये वैल्यू है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। इतना माना गया। अगर हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का जो वास्तविक मान आया है वो आया 1.008, इसके बराबर आया है, 1.008 के बराबर पाया गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं तो ऐसा कंफर्म कर लूँ 1.008 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट या कभी कभी 1.008 यू लिखा होता है, इसे बोलते हैं यूनिफाइड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, यू स्मॉल यू है जो यूनिफाइड वैल्यू को भी दर्शाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो पाया गया वो 16.00 यूनिट पाया गया। एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हैं या यूनिफाइड वैल्यू भी बोल सकते हैं, जो स्टैंडर्ड माना गया। इसीलिए कभी हम लोग जब इस चीज को निकालते हैं, अपेक्षित परमाणु भार निकालते हैं या रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन से कंपेयर करके निकाल सकते हैं, कार्बन से निकाल सकते हैं या आपके ऑक्सीजन से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास इस समय जो सिलेबस आपका रिड्यूस उसमें दिया है कि कार्बन 12 के साथ में कैसे कंपेयर करेंगे। तो जब कार्बन 12 के साथ में कंपेयर करते हैं तो सेम फार्मूला हम ड्राइव करते हैं। यहाँ पे भी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ गिवन मास ऑफ एन एटम ऑफ गिवन सब्सटेंस। दिए गए सब्सटेंस का मास होगा मास ऑफ एन एटम ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन 1/12 इंटू कार्बन 12 एटम्स। ठीक है, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, आइए देखिए कैसे निकालते हैं। तो अगर कार्बन से इसको कंपेयर करेंगे तो फिर हम वही चीज लिखेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू दिए गए सब्सटेंस का परमाणु भार। ठीक है, दिए गए सब्सटेंस मास ऑफ एन एटम ऑफ गिवन सब्सटेंस, यहाँ पे लिखिएगा मास ऑफ एन एटम ऑफ गिवन सब्सटेंस। क्लियर, अपॉन इसको किससे कंपेयर करना, 1/12 ऑफ 1/12 into mass of an atom of कार्बन 12। ठीक है, तो इसको किससे कंपेयर करना है, कार्बन 12 से कंपेयर करना है। कार्बन 12 से इसको कंपेयर करके इस तरीके से हमें निकालना है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर यही चीज आपके हाइड्रोजन के केस में होता है तो हाइड्रोजन के केस में 1.008 से किसी भी एटम का मास कितना गुना अधिक है वो चीज निकालते हैं। यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास जब कार्बन के कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे भी हम इस चीज को रेशियो निकालते हैं, मास ऑफ एन एटम ऑफ गिवन सब्सटेंस इनटू 1/12। 12 आपका यूनिफाइड वैल्यू है किसका, कार्बन 12 के, तो मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 ये चीज निकालते किसी भी एटम का एटॉमिक मास आपका निकल आएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन से हमें कोरिलेट करना, बहुत ज़्यादा हम लोगों को इसमें स्टडी नहीं करने। इसके बाद हम इसकी स्टडी करेंगे एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास से हम कंपेयर करेंगे। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। जब हमने इस चीज़ को 1/12 लिखा है तो इसका मतलब होता है एक परमाणु का जो द्रव्यमान मात्रक होता है वह द्रव्यमान है जो कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वह कितना होता है, या यूनिफाइड जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, एक वह द्रव्यमान है जो कार्बन 12 के 1/12 द्रव्यमान के बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पे 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 लिखा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट इसको अच्छे से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, जब ये चीज़ पढ़ लेते तो हमारे पास आता है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम्स आता है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, कोई भी वैल्यू होता है जब इसको ग्राम में हम इंडिकेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, क्या आएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, ये बात समझना है। ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम atom is the quantity of element whose mass in gram is numerically equal to the atomic mass of that elements। यानी ग्राम परमाणु भार जो आपका होता है वो 1 ग्राम परमाणु किसी तत्व की वह मात्रा होती है जिसका भार ग्राम में संख्यात्मक रूप से उस तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। जब भी कोई चीज आप परमाणु भार लिखते हैं अगर उसे ग्राम में इंडिकेट करना है तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, ग्राम परमाणु भार बोल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का आप 1 एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं, ग्राम परमाणु हाइड्रोजन का मान लेगा। ठीक है, इस बात को समझना है। यानी कहने का मतलब 1 ग्राम भार परमाणु बराबर, मान लेते हैं कि आपने हाइड्रोजन का बोला था 1.008 AMU, ये वर्ड आपने यूज किया था, तो ये किसके बराबर होगा, किसी भी परमाणु के एटॉमिक भार के बराबर होगा जो एक संख्यात्मक वैल्यू होगा, एक संख्यात्मक वैल्यू होगा, एक नंबर होगा यहाँ पे, और न्यूमेरिकली इक्वल होगा किसके बराबर, ये चीज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन को आप दिखाते हैं इस तरह से 1H1, तो एक्चुअल में ये जो भार होता है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो भार है ये किसके बराबर होता है, परमाणु भार के। तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम परमाणु बराबर हम बोल सकते हैं, या हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार, हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार, ओके, बराबर, जो परमाणु भार होगा वो किसके बराबर होगा, 1.008 ग्राम के बराबर होगा। बात समझ पा रहे हैं, ये हो गया इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। बात समझ में आ रहा है। ये स्टूडेंट काफी इंटरेस्टिंग है, इसको हमें समझना होगा, पढ़ना होगा, जानना होगा कि कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कभी कभी हमें फार्मूले में निकालना होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को कैसे निकालेंगे, बिस्तर का आ गया मेरा, ओके, अब हमें ग्राम एटॉमिक मास यहाँ से तो निकल जाएगा कि ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन में आप लोगों को लिखा देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। ग्राम परमाणु भार या 1 ग्राम परमाणु, इसे ग्राम परमाणु भार या 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु किसी तत्व की वह, किसी तत्व की वह मात्रा है, किसी तत्व की वह मात्रा जिसका भार ग्राम में, जिसका भार ग्राम में किसके बराबर होगा, उसके परमाणु भार के बराबर होगा। ग्राम में संख्यात्मक रूप से, संख्यात्मक रूप से उसके परमाणु भार के बराबर होता है, रूप से उस तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। यानी ग्राम परमाणु भार जो हम बोलते हैं या 1 ग्राम परमाणु की बात करते हैं तो किसी तत्व की वह मात्रा है जिसका भार ग्राम में संख्यात्मक रूप से उस तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। ये बात समझ में आ रहा है।
तो अगर ये चीज समझ में आ रहा तो मैंने अभी भी आपको एक एग्जांपल दिया था। एग्जांपल में क्या होगा, एग्जांपल में मैंने दिया था कि अगर हाइड्रोजन की बात करते 1008 AMU एटॉमिक मास यूनिट, अभी ऊपर हम लोगों ने लिखा था, तो ये किसके बराबर होगा, ये आपके परमाणु भार के बराबर होगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन का भार होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन ऑफ इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 1008 ग्राम के बराबर हो जाएगा। बात समझ पा रहे? या इसी जगह पे अगर कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, तो अगर इसको लिखना 1 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम कार्बन, क्योंकि कार्बन से पहले आपने सिर्फ एक ही एलिमेंट्स को शो करा, एक एटम को, इसीलिए 1 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम के बराबर हो जाएगा। अब हमें एक फार्मूला इसमें निकालना है। वो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालना होता है हमेशा, यानी इसकी संख्या निकालनी होती है। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एटम्स का अगर हमें संख्या निकालना है तो ग्राम परमाणुओं की संख्या, ग्राम परमाणुओं की संख्या बराबर हमारे पास आता है भार बटे ग्राम परमाणु भार। भार ये आपका ग्राम में होना चाहिए, ओके, बटे परमाणु भार। ठीक है, इससे हम किसी भी चीज का भार निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु का वास्तविक जो भार होता है आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन तत्व का जो वास्तविक भार था 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। आप समझ पा रहे कितना होता है एक हाइड्रोजन के एटम्स का एक कितना भार कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। जबकि इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, अभी निकाला 1.008 ग्राम होता है। ठीक है, ये हो गया इसका भार, परमाणु भार, और ये क्या होगा इसका वास्तविक भार। ठीक है, तो अगर इसको हम रखेंगे इस वैल्यू में तो हम इजी वे में चीजों को निकाल सकते हैं या जान सकते हैं कि कैसे हमारे पास निकलेगा क्या। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर स्टूडेंट? तो यहीं तक हम इसको रोकते हैं। अगले वीडियो में आपको अणुभार से रिलेटेड कुछ चीज बताएंगे और अणुभार लेकर के आएंगे या तो परमाणु भार। ओके, थैंक यू।